हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ ही साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज उन सभी का हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग फॉर्मूला भूल जाते होंगे, लेकिन मैं आज इस वीडियो में कम समय में आपके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस और साथ ही साथ आपके प्लेन, इन दोनों का मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो और वीडियो के ऊपर कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस चैप्टर्स के ऊपर आना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं कि 3D ज्योमेट्री होता क्या है, थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोग 2D ज्योमेट्री जो है 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। 2D में क्या होता था, हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट जो लेते थे वो दो एक्सिस की बात करते थे, ये एक्स और वाई एक्सिस की बात करते थे हमेशा। ओके, लेकिन थ्री डायमेंशन में ये एक डायमेंशन हुआ, ये दूसरा डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में चलेंगे, यानी कि जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट किसी पॉइंट पे यहाँ पे मानते थे कि ये हमारा एक्स वाई है, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट हमेशा एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, यानी कि थ्री डायमेंशन। डायमेंशन कितना हो गया? थ्री। तो ये थ्री डायमेंशन का मतलब है। ओके, तो समझ गए थ्री डायमेंशन क्या होता है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये सब आपके काम के ज्यादा है नहीं, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। देखो, नेक्स्ट जो होता है डिस्टेंस फार्मूला। देखो, डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे थ्री डायमेंशन में बात करें तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स वाई जेड होगा, ना कि बस एक्स और वाई। ओके, तो यहाँ पे x1 y1 z1 हो जाएगा। मान लो ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। ये क्या है बताओ? ये हमारा x2 y2 और z2 है। तो इसके बीच में अगर हमसे पूछेगा कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो P और Q का, पी क्यू हमारा कितना होगा इसका लेंथ, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है किसके लिए? हमारा ये दो पॉइंट के लिए जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे 2 3 5 दे दे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट p का, कि दो पॉइंट है P और Q, एक का कोऑर्डिनेट है 2 3 5 और दूसरे का है 5 6 7, तो आपका इसका डिस्टेंस पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थ्री डायमेंशन में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। गाइस, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं इन सब बेसिक्स के ऊपर। मैं सीधे आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन में ज्यादा टाइम लेने वाला हूं। ओके, देखो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, कि अगर आपके पास दो पॉइंट है P और Q, इसके बीच में P और Q ज्वाइंट होकर एक लाइन बन रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, P और साथ ही साथ Q का आपका क्या है, x2 y2 z2। तो अगर इस लाइन पे कहीं पे अगर कोई पॉइंट R है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, ये R पॉइंट m/n, मतलब m और n के रेशियो में ये R पॉइंट इसे इस लाइन को काट रहा है। ओके, तो आपसे अगर इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, तो देखो R का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो इस m को मल्टीप्लाई करो x2 से, ओके, प्लस इस n को मल्टीप्लाई करो x1 से, ओके, अपॉन में m प्लस n कर लो। ओके, साथ ही साथ y के फॉर्म में चलेंगे, ये x वाले के लिए हो गया। अब यहाँ पे m को यहाँ पे y2 से मल्टीप्लाई करो प्लस n को x1 से, x1 यानी कि y1 से, क्योंकि y के फॉर्म में चल रहे हैं, अपॉन m प्लस n, फिर m को क्या करो z2 से प्लस n को क्या करो z1 से, अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया रहेगा और आपसे पूछ सकता है कि R का कोऑर्डिनेट बताओ। तो इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस इस सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, वो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। चलिए उसे भी हम लोग जान लेते हैं। गाइज, अब जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो, इसे हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारा 3D प्लेन है, इस 3D एक्सिस में यहाँ पे x y z एक्सिस है
और यहाँ पे मैंने इस 3 डायमेंशन प्लेन में यहाँ पे P पॉइंट माना है कि ये एक्स वाई जेड है। ओके, क्या माना है कि कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड। ओके, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये O से, ये O मीन्स ओरिजिन जो है, इस P का डिस्टेंस जो होगा ये R मान लेता हूं कि R है, और इसे वेक्टर R सपोज करो कि वेक्टर R है। तो R क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा अगर OP है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, ये हमारा R है। तो अगर हम लोग R का मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाया, तो ये हमारा सपोज करता हूं कि ये हमारा क्या है, R है। ओके, R हमारा ये, तो अगर इस OP में, यहाँ पे OP जो लाइन है ये अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ हमारा बीटा एंगल बनाता है, और z एक्सिस के साथ हमारा गामा एंगल बनाता है, तो इस 3D ज्योमेट्री के लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वो होगा cos अल्फा, क्या होगा ये, तो इस 3D ज्योमेट्री के लिए जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो होगा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होता है इस 3D एक्सिस के लिए, जहां पे P पॉइंट है, O पॉइंट है, OP हमारा क्या है, R मतलब यहाँ पे R एक वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पे आई जे के यूनिट वेक्टर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड R का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वो होगा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। ओके, समझ में आ गया। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमें x y z की वैल्यू बताइए, अगर आपको दिया रहे कि r का वैल्यू और ये डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू जब पता रहेगा और r पता रहेगा, तो x इक्वल टू होता है r cos अल्फा, y इक्वल टू होता है r cos बीटा, और z इक्वल टू होता है r cos गामा। तो अगर आपको r और डायरेक्शन कोसाइंस दिया रहे तो आप लोग यहाँ पे x y z कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो ये एक अच्छा सा इसका कंसेप्ट है। ओके, समझ गए। इसके साथ साथ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एक और प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या होता है कि cos स्क्वायर का अल्फा प्लस cos स्क्वायर का बीटा प्लस cos स्क्वायर का गामा जो होता है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है। इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस में। ये 2-3 चीज है जो आपको समझना होता है। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया है, इसे आप लोग समझ गए, तो ये समझ लो कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस समझा, वहां पे हम लोगों ने क्या जाना कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है। ओके, जिसे हम लोग यहाँ पे cos अल्फा को L से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग N से करते हैं और इसे N से। ये समझ लो आप लोग कि डायरेक्शन कोसाइंस को L M N कहा जाता है, जहां पे L ये होता है, M ये होता है और N ये होता है। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने जाना था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक और हो सकता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी प्रॉपर्टी ही होता है डायरेक्शन कोसाइंस की। तो अब है डायरेक्शन रेशियो। देखो, डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है कि आपसे एक ऐसा नंबर बोलेगा जो डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोपोर्शनल होता है, यानी इस L, M और N का प्रोपोर्शनल होगा कौन, ABC। यानी कि ये ABC कोई नंबर है जो इस डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोपोर्शनल है, यानी कि ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर हम लोग L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B लिखे इज इक्वल टू N अपॉन C लिखे, तो ये क्या होगा, इक्वल टू K होगा, अगर हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दिया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। ये हमारा ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पे अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस के साथ एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। cos बीटा के लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये होता है B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसा ही cos गामा के लिए भी होता है, ये होता है cos गामा इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये सब रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ये सब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे LMN लिखो, बात बराबर है। यहाँ पे cos अल्फा का डायरेक्शन रेशियो के साथ कुछ इस तरह से रिलेशन होता है। ABC हमारा डायरेक्शन रेशियो है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया गाइस? हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस से आगे बढ़े उससे पहले इसकी कुछ और रिलेशन है, उसे देख लेते हैं। देखो वो रिलेशन क्या है कि अगर थीटा क्या है, एंगल हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर,
ये हमारे पास दो लाइन है, पहले का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, ओके, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन का, और ये दूसरा लाइन जो है इसका है L2 M2 N2, ये डायरेक्शन कोसाइन है इन दोनों लाइन का। तो कह रहा है कि और इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में क्रॉस जहां पे करता है इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो कॉस थीटा जो होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइन दोनों का ये है, वो होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ओके, समझे। तो ये होता है हमारा एक रिलेशन, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइन का और इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर ये जो है दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, जब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो क्या होगा बताओ, तब जो होगा ये L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। यानी कि अगर ये cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 M1 अपॉन N2 N1 अपॉन N2 होगा। किस केस में, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे ये जो है ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू जीरो होगा तभी तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, बताओ, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के लिए, ओके। तो गाइस अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो जो केस था वो कोसाइंस के लिए था। अब डायरेक्शन रेशियो की बात करें, सपोज करो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और यहाँ पे दूसरे का A2 B2 और C2 है, ओके। तो यहाँ पे जो है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये होता है हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में फिर से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हमारा होता है क्या, cos थीटा। कब, जब ये थीटा एंगल है दो लाइन के बीच में और दोनों का डायरेक्शन रेशियो हमारा ये है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो बताओ, पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, देखो जैसे हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में चले थे तो L1 अपॉन L2 हो गया था, यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर अगर होगा दोनों लाइन तो क्या हो जाएगा, देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। समझ में आया बात, ये दोनों कंडीशन होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं देखा हूं, तो आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। देखो मैं अभी इस पे क्वेश्चंस नहीं करा रहा क्योंकि मैं अगले वीडियो जो होगा इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का 3D के ऊपर, क्योंकि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं कम से कम टाइम में आपका पूरा थ्योरी का रिवीजन करा देना चाहता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओके। गाइस हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, यानी कि स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री में, ओके। तो देखो सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है हम लोग के द्वारा वो है कि इक्वेशन फाइंड आउट करना है एक स्ट्रेट लाइन का जो किसी दूसरे लाइन से पास करता है उसको टच करते हुए, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और साथ ही साथ वो एक दूसरे लाइन के पैरेलल होता है। देखो क्या कहने का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अदर लाइन r1, ये r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अदर लाइन व्हिच पोजीशन वेक्टर इज r1 एंड पैरेलल टू m1, यानी कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इस लाइन से पास होता है टच करके और इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ किया हूं, सपोज करो कि हमें इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, क्या है ये वेक्टर r है, वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि ये लाइन जो है एक दूसरे लाइन को पास करता है टच करके, तो ये पॉइंट है, ये इस लाइन को यहां से टच करते हुए निकलता है, और क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है ये किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है। सपोज करते हैं यहाँ पे दे रखा है कि m है, क्या है ये हमारा m है, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है, इसके पैरेलल है और यहाँ पे r1 से पास होता है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगा, देखो वेक्टर r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m, और यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, ये लैम्डा एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर समझते हो ना, स्केलर वेक्टर, वही स्केलर क्वांटिटी है हमारा लैम्डा। तो ये वेक्टर फॉर्म में है एक लाइन का इक्वेशन जो किसी लाइन को टच करते हुए पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस m वेक्टर के, ओके, इस m वेक्टर के पैरेलल है,
ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अब कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाए तो पहले ये समझ लो r1 क्या है। ये वेक्टर r1 जो है इसका ये जो है वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1 के ij की क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ये r1 वेक्टर है। और यहाँ पे वेक्टर m जो है हमारा ये हमारा ai प्लस bj प्लस ck यानी कि abc क्या है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है और ij के क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर m है हमारा यहाँ पे। तो इन दोनों से बना के हम जब कार्टेशियन फॉर्म में बनाते हैं ये इक्वेशन तो क्या बनता है कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन इस लाइन का वो होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत ही आसान चैप्टर है 3D यार, इससे आसान चैप्टर मिलेंगे नहीं आपको जेई में, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान क्वेश्चन इन्हीं सब पे बनते हैं। 3D ज्योमेट्री सबसे आसान चैप्टर है, समझ गए। तो समझ गए ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2। देखो क्या करना है हमें, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो क्या कर रहा है कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है व्हिच पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 एंड r2। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर्स इज r1 एंड r2। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। यहाँ पे r1 क्या है देखो x1i प्लस y1j प्लस z1 के r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या हमारा x2i प्लस y2j प्लस z2 के। ओके, तो ये हमारा r1 और r2 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कह सकते हो आप इसे। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट है हमारा, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये हमारा r1 है ये हमारा r2 है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन होता है r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा इंटू r2 माइनस r1। लैम्डा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर फॉर्म में होता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ओके, समझ में आया। देखो अब जब कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे ना, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है देखो r1 क्या था x1i प्लस y1j प्लस z1 के ij के यूनिट वेक्टर्स और r2 ये था हमारा। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो होता है वो होता है x माइनस x1 यानी कि ये हमारा वेक्टर फॉर्म में r1 r2 लिए थे, और कार्टेशियन फॉर्म में जब बात करेंगे तो ये हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 z2 हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट। ओके, ये कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है। तो इसके लिए इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और साथ ही साथ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन होता है। इन सब के क्वेश्चंस ना यार कितना आसान होता है ना कि आप लोग देख के कर लोगे, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। जितने भी 3D में कॉन्सेप्ट्स हैं उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना इसके ऊपर, तो आप देखना कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जेई में भी आते हैं, उतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ओके, डोंट वरी फॉर दैट फ्रेंड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस इन 3D ज्योमेट्री। तो सिंपल सा ये भी है, देखो कॉन्सेप्ट। देखो हमें 2 लाइन दिया हुआ है, एक लाइन है r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m1 और दूसरा है r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जो m1 होता है लैम्डा के साथ लगा हुआ है स्केलर क्वांटिटी के साथ, और यहाँ पे जो m2 लगा होता है म्यू के साथ, इसी पे ये कॉन्सेप्ट चलता है एंगल का। क्या है ये कॉन्सेप्ट, cos थीटा जो होगा ना वो होता है m1 डॉट m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m2। यही होता है cos थीटा का। यहाँ पे थीटा का कॉन्सेप्ट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स लगा देना। तो ये एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म, m1 m2 का पहचानना होता है और उसके बाद यहाँ पे ये आपका cos थीटा फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आया, अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो देखो हमें कार्टेशियन फॉर्म में 2 इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाए z2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 y2 z2 के फॉर्म में चल रहे थे। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में ये 2 स्ट्रेट लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरा क्या है बताओ, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है कार्टेशियन फॉर्म में, वो अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वहां पे जो रेशियो डायरेक्शन रेशियो के लिए थीटा निकाला था उसी पे चलेंगे। ओके, देखो वो क्या है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में चलेंगे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ओके, इंटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही है कार्टेशियन फॉर्म में 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल। तो एंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, 2 लाइन दिया रहेगा। इसमें हो सकता है कि आपको कभी कभी क्या कर दे कि इसमें से a1 b1 c1 में से कुछ छुपा ले, आपसे थीटा पता रहेगा और आपसे a1 b1 c1 की वैल्यू, इन्हीं सब में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, करेंगे इन सब के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी फॉर दैट। ओके
गाइज अब जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या है इसमें कि आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, एक लाइन सपोज करो ये, दूसरा लाइन ये है, और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। वो क्या हो जाएगा, देखो इसे हम लोग एस डी भी बोल सकते हैं और डी डिस्टेंस इसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो ये क्या होता है कि आपके पास पहला जो लाइन था वो था ये लाइन r इक्वल टू आर वन प्लस लेमडा यू, और दूसरा है यहाँ पे u1 ले लो, और यहाँ पे r इक्वल टू आर टू प्लस म्यू u2। तो यहाँ पे जो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप लोग क्या करो, इस r2 वेक्टर और इस r1 वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर लो, और क्या करना है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाओ। ये डॉट प्रोडक्ट है किसके बीच में, r2 माइनस r1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, u1 का u2 के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके साथ। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ओके, अपॉन में क्या है u क्रॉस v, यानी कि u का क्रॉस प्रोडक्ट विथ v, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और ये जो रिजल्ट आएगा टोटल, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म होता है। गाइस अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो दो लाइन दिया रहेगा, यहाँ पे दो लाइन है, पहले लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरे लाइन का ये है, और इसके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है देखो, तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है कि यहाँ पे x1 y1 z1 जो था और यहाँ पे x2 y2 z2 जो था उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 z1 माइनस z1 से। ओके, उसके बाद क्या करेंगे a1 b1 c1 यहाँ पे जो है ये लिखो, a2 b2 c2 ये लिखो, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। अपॉन में क्या करना है, अंडर रूट समेशन लो किसका, a1 b2 माइनस a2 b1 के होल स्क्वायर का। अब देखो हमारा जो जितना भी कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। इसी के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं क्वेश्चंस, कोई बाहर से नहीं आता है। ओके, तो इन्हें अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो आसानी से क्वेश्चंस कर लोगे। अब हम लोग प्लेन पढ़ेंगे कि प्लेन क्या होता है। गाइस हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस को कवर कर लिया है, अब हम लोग आ गए हैं प्लेन में। प्लेन देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पूरा 3D ही आसान है। एक बात कहूं तो क्यों, क्योंकि देखो प्लेन जो है ये स्ट्रेट लाइंस की तरह ही काम करता है। देखो प्लेन में सबसे पहला जो टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या है कि इफ n इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। पहले तो हम एक प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे ये सपोज करो ये हमारा कोई प्लेन है, प्लेन समझते हो ना, ये हमारा प्लेन है। ओके, P इज लेंथ परपेंडिकुलर टू ओरिजिन। अब सपोज करो कि यहाँ पे P जो है लेंथ है परपेंडिकुलर टू ओरिजिन टू प्लेन, यानी कि P क्या है हमारा, यहाँ पे इस ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। यहाँ पे सपोज करो ये P है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा प्लेन के ऊपर। और कह रहा है क्या कि n जो है नॉर्मल है, ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन है, यानी कि ये कुछ मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये इस प्लेन के ऊपर, ये शायद थोड़ा सा इंक्लाइन दिख रहा होगा आपको, तो आपके लिए ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। तो n एक यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन के नॉर्मल है, और साथ ही साथ p जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ओके, और यहाँ पे तब जो इक्वेशन बनता है इस प्लेन का इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या होता है देखो, r डॉट n इज इक्वल टू p। समझ गए, ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है। अच्छा लगा। देखो अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर r इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk है, और साथ ही साथ ये हमारा यूनिट वेक्टर n जो है ये है हमारा li प्लस mj प्लस nk। ओके, तब जो है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो हमारा इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। दोनों ही तरफ चाहे वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म, इक्वल टू में p तो आएगा ही। यहाँ पे r डॉट n होगा, और यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो यहाँ पे है, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये डॉट प्रोडक्ट में lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है जब n क्या है, यूनिट वेक्टर है जो प्लेन के नॉर्मल है, और साथ ही साथ क्या है, p जो है लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ओके, तो ये हमारा वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में बेसिक प्लेन ऑफ इक्वेशन है। ओके, तो गाइस अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पढ़ा जब उस प्लेन का नॉर्मल दिया होता, एक यूनिट वेक्टर, और साथ ही साथ क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। लेकिन अब क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की बात करेंगे
तब जो इक्वेशन बनता है हमारा ये कार्टेशियन फॉर्म में ये बनता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पे ये d अगर फाइंड आउट करना हो कहीं पे भी तो या तो आप d इक्वल टू यहाँ पे लगा सकते हो माइनस पी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर आप p इक्वल टू यहाँ पे जो r डॉट n इक्वल टू, अभी हम लोग p पढ़े हैं, n के ऊपर कैप रखना हमेशा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो ये जो पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे अगर हम लोग इस फॉर्म में चलेंगे तो यहाँ पे p इक्वल टू माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ओके, ये p जो होता है, और ये जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन कहलाता है। कभी भी आपसे प्लेन का इक्वेशन पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो, जब आपसे पूछा जाए कि आप प्लेन का इक्वेशन बताओ जहां पे n एक यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू प्लेन, और साथ ही साथ क्या कहेगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, तब आप ये इक्वेशन बोलोगे, या फिर आप लोग lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p बोलोगे। समझ में आया बात? ये जो था ये केस था जब n नॉर्मल वेक्टर p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होता है। समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, इसी पे चलेगा प्लेन, हम लोग प्लेन में बैठेंगे उड़ेंगे सब इसी पे होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट है वो है जब प्लेन हमारा एक पॉइंट से पास करेगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज r1 एंड परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर n। इससे जो प्लेन बनेगा इस कॉन्सेप्ट से, यानी कि जो पास करेगा पोजीशन वेक्टर r1 से और परपेंडिकुलर होगा इस यूनिट वेक्टर n के, उसके लिए जो प्लेन का इक्वेशन होता है इन वेक्टर फॉर्म, वो देखो क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा r माइनस r1 डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा कब, जब कोई प्लेन पास करेगा इस पॉइंट r1 से, पोजीशन वेक्टर इसका r1 होगा उस पॉइंट का, और नॉर्मल होगा इस n यूनिट वेक्टर के। ओके, तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा वेक्टर फॉर्म में। अब जब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा r1 और ये जो यूनिट वेक्टर n है वो क्या है, देखो r1 को मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर n को ai प्लस bj प्लस ck है हमारा। ओके, तो इसे सपोज कर लिया यहाँ पे। अब कार्टेशियन फॉर्म में चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा क्योंकि r हमारा क्या है xi प्लस yj प्लस z के वेक्टर, तो यहाँ पे x माइनस x1। ओके, यहाँ पे फिर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किसे, a से, प्लस क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई एक तरह से आप कैलकुलेट करना, इसे डॉट प्रोडक्ट लगा के आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट बना रहा हूं यहाँ पे, प्लस y माइनस y2 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है जब एक पॉइंट से पास करता है और साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर n, यूनिट वेक्टर n। ओके, समझ में आया बात? अब हम लोग प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे जब हमारा प्लेन क्या होगा, 3 पॉइंट से पास करेगा। वेक्टर फॉर्म में ये 3 पॉइंट क्या क्या लेंगे, r1 r2 r3, और कार्टेशियन फॉर्म में इस r1 को मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ये 3 हमारा कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट है जिससे हमारा प्लेन पास करेगा, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब वेक्टर में ये रहता है, तो देखो कैसे करेंगे इसे हम लोग। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला बनता है जब प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है 3 पॉइंट से, वो क्या होता है, देखो r माइनस r1 ये वेक्टर के फॉर्म में, r माइनस r2 ये भी वेक्टर के फॉर्म में, r माइनस r3 ये भी वेक्टर के फॉर्म में। इसका हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और इक्वल टू 0। यही है हमारा प्लेन का इक्वेशन जब वो प्लेन 3 पॉइंट से पास करेगा, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर r1 r2 एंड r3। समझ में आया बात? तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब मैं बात कर रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म में जब हमारा प्लेन कितने पॉइंट से पास करे, 3 पॉइंट से, और ये तीनों पॉइंट क्या क्या है, ये है। ओके, देखो क्या होगा इसका इक्वेशन, देखो ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 x माइनस x3 y माइनस y3 और z माइनस z3, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा जब ये प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। आसान लगा ये भी,
ये सब सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। 3D में फॉर्मूला ही आप भूल जाओगे, यही प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आसान होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। देखो वो दोनों पॉइंट क्या है जिससे ये पास करेगा, जिस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, वो दोनों पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 r2 है और पैरेलल है इस वेक्टर m के। तब जो हमारा ये जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, r माइनस r1 डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे r2 माइनस r1 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विद दिस पैरेलल वेक्टर m इज इक्वल टू 0। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है जब प्लेन हमारा इस दो पॉइंट से पास करेगा और इस प्लेन और इस वेक्टर का पैरेलल होगा। ओके, समझ में आया? आसान है। अगर हम लोग इसे कार्टेशियन फॉर्म में बात करें वो भी बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे करेंगे उसे हम लोग, इस r1 और r2 को हम लोग मान लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1, x2 y2 z2, और m को क्या मान लेंगे a b c। यही वेक्टर फॉर्म में था ये, और ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इसका जो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे प्लेन का, वो हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 a b c इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन होगा कार्टेशियन फॉर्म में जब प्लेन इस दो पॉइंट से पास करेगा और इसके पैरेलल होगा। ओके, इस पॉइंट के। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब जो है वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी बहुत ही आसान है। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ABC जो है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है विथ x y एंड z एक्सिस। यहाँ पे ABC जो होगा, यहाँ पे ये x y z एक्सिस के साथ हमारा लेंथ है इंटरसेप्ट का। ओके, इस प्लेन के लिए। तो इस प्लेन का इक्वेशन निकालिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है, आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो डायरेक्ट पूछ देगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे, बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए बोल रहा हूं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा इसे और ज्यादा कुछ करते हैं, लाइन के साथ मिला देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को प्लेन लाइन का मिक्स कर देते हैं, तो वो सब करते हैं। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है। समझ में आया? इसमें तो कुछ ज्यादा बताने की बात है नहीं। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये भी बहुत ही आसान है। दो प्लेन दिया रहेगा, दोनों प्लेन के बीच में एंगल पूछा जाए कि आप cos थीटा निकालो। दो प्लेन के बीच में जब भी दिया रहे cos थीटा लगाना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। देखो a1 a2, जैसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो के टाइम में एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सिमिलर जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं ना, वैसा ही है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। जब हमारा ये दोनों प्लेन क्या होगा, पैरेलल होगा, तब क्या हो जाता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आया? अब जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के केस में क्या था कि ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू π/2, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो देखो यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो प्लेन के बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, देखो अब हमारा जो है प्लेन में कुछ ही टॉपिक्स बचा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। अब हम लोग एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। आसान सा ये भी है कॉन्सेप्ट। देखो हमारे पास एक लाइन दिया है, ये क्या है इसका इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और साथ ही साथ हमें ये दूसरा जो है प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, और अब हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एंगल जो होगा, देखो जब हम लोग दो लाइन के बीच में एंगल बोल रहा था, जब दो प्लेन के बीच में कहना था तो cos थीटा लेते थे। जब एक लाइन और एक प्लेन के बीच में कहे तो sin थीटा लेना। क्या लेना? sin थीटा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस
C2²। अब देखो वहां पे परपेंडिकुलर के केस में क्या था कि ऊपर का टर्म 0 करते थे, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, जब पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पैरेलल होगा दो लाइन तो उसके बीच के एंगल क्या होगा, 0 या 180। तो यहाँ पे जब पैरेलल होगा तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 करना है, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये ऊपर का टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा पैरेलल के केस में। गाइस हम लोग जो है अब 3D के कुछ लास्ट टॉपिक बचे हैं उनको पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा 3D कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये बता दो कि मैं ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराना है मुझे? तो बताओ, कमेंट करके बताओ कि इसके जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कराऊं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। जैसे मैं ये 30-40 मिनट का वीडियो होगा तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो चला जाएगा। तो आप या तो ये कह सकते हो मुझे कि भैया आप क्या करो कि आप जो है एक अलग से वीडियो बना लो प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का, और या फिर आप कह सकते हो मुझे कि इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूं क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, तो वो भी मैं कर सकता हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो अभी तो मैं फिलहाल यही चलूंगा जब तक मेरे को कोई फीडबैक नहीं मिलेगा आप लोगों से। ओके, तो देखिए हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखो तो यहाँ पे दो प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच में एंगल ऑफ बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहे और आपसे एंगल ऑफ बाइसेक्टर पूछा जाए तो क्या करना है, देखो आपको पहले प्लेन का इक्वेशन जो है उसे लिख लेना, लिख लिया मैं, अपॉन में क्या करना, मैं इतना समझ के चल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को। ओके, अपॉन में अंडर रूट a1², और नहीं भी जानते होंगे तो मैं ऐसा नहीं पढ़ाया हूं कि आप लोगों को कुछ पता नहीं चला हुआ, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं लेके चला था कि 3D क्या होता है, वहां से हम लोग अभी लास्ट टॉपिक पे आए। ओके, तो देखो b1² प्लस c1² इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना एंगल ऑफ बाइसेक्टर फाइंड आउट करते टाइम a2x, ये दूसरा प्लेन का इक्वेशन उतार देना, b2 यहाँ पे d1 है तो d1 ले लो, b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन में क्या करना, यहाँ पे a2² प्लस b2² प्लस c2²। ये जो है हमारा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स है। आसान था, इसमें भी कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, दो प्लेन दिया रहेगा, आपसे एंगल ऑफ बाइसेक्टर कहा जाएगा निकालो। तो एक बार तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार आप लोग क्या करोगे, इसे इक्वल करोगे प्लस वाले के साथ और फिर अलग से निकालोगे माइनस वाले के साथ इक्वल करके। दोनों करने के बाद आपका एंगल ऑफ बाइसेक्टर यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकलेगा। समझ में आया? ओके, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आखिरी टॉपिक बचा है एक हमारा, वो क्या है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3D ज्योमेट्री। जितने भी प्लेन के, स्ट्रेट लाइन के और बेसिक कॉन्सेप्ट थे सब पढ़ लिए हम लोगों ने अभी तक। ओके, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो गाइस हमारा ये जो है प्लेन और 3D ज्योमेट्री का आखिरी टॉपिक है, ये क्या है, देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो हमें एक प्लेन है और इस प्लेन का एक पॉइंट, ये एबीसी मान लो, ये एबीसी यहाँ पे रखा था, यहीं पे ले लिया, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एबीसी है। तो इस प्लेन का इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, ये प्लेन जो है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, इसका मॉड लो, मतलब मैग्नीट्यूड लो, अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² करो। ये जो डिस्टेंस d था इस OP का, यही हमारा डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट हो जाएगा। अच्छा लगा? पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं आपको। बताओ कि क्वेश्चंस भी कराने हैं तो मैं अगले वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसके वीडियोस में जो आएंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा। आप लोग कमेंट करके सारा कुछ बताना मुझे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं सब कुछ करा दिया हूँ इसमें। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के भी मैथ्स हो गए और साथ ही साथ आपके बोर्ड लेवल की मैथ्स हो गए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स के साथ। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुभम KCHY, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।